हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से अगर आप घर बैठे एमएससी करना चाहते हैं, यानी मास्टर इन साइंस से आप एमएससी करना चाहते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, इन सब्जेक्ट के जो एडमिशन है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इस बार आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि हर साल कोटा यूनिवर्सिटी है वो VMU वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में है जो एंट्रेंस एग्जाम करवाता है एमएससी के लिए। लेकिन इस बार कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएगा, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। एडमिशन किस बेस पे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, कैसे मेरिट बनेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VMU के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन अवश्य करें। वहाँ पर आपको समय समय पर जो भी VMU की न्यूज आती है वो दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलेगी, इसलिए ज्वाइन अवश्य करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एमएससी बॉटनी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके बीएससी पास होनी चाहिए बॉटनी एज अ मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन डिग्री, यानी ग्रेजुएशन में आपका बॉटनी सब्जेक्ट है वो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। और इस प्रकार फिजिक्स, जूलॉजी, इन सबकी योग्यता एक जैसी है, यानी आपके बीएससी में आपने शायद बीएससी ऑनर्स की है या फिर कोई भी 3 वर्षीय डिग्री की है ग्रेजुएशन की, और इसमें आपके जिस सब्जेक्ट में आपको बीएससी करनी है वो सब्जेक्ट अगर आपके उसमें है तो आप दोस्तों इस एमएससी के लिए एलिजिबल हो। यानी जिन स्टूडेंट ने बायोलॉजी से बीएससी की है तो दोस्तों वो एलिजिबल है बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी के लिए। और जिन्होंने मैथमेटिक्स के साथ एमएससी की बीएससी की थी, बीएससी पीसीएम के साथ, वो दोस्तों फिजिक्स में एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, फिजिक्स में एमएससी के लिए अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है तो भी दोस्तों आप कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि उन्होंने बीटेक की है या फिर बीई की है, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी की है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग की है, या बीवीएससी की है, या फिर बीएएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी, बीडीएस, जो भी आपने कोर्स किया है, ये मेडिकल साइंस से बैचलर डिग्री की है, तो आपको दोस्तों इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आपको एमएससी नहीं कराएगा अगर आपने इन जो यहाँ पे मैंने अभी नाम लिए हैं, यानी बीटेक, बीई, या फिर बीएससी फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, बीवीएससी, यानी ये मेडिकल से संबंधित जितनी भी बैचलर डिग्री होती है, तो इनमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने ये ग्रेजुएशन की है तो आपको एमएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा। और एमएससी में प्रवेश के लिए न्यूनतम 3 वर्षीय डिग्री है, वही दोस्तों मान्य है जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने अर्जित की है। तो दोस्तों, इसमें एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी में प्रवेश 17 जनवरी 2024 में प्रवेश हेतु विषयवार वरीयता सूची के आधार पर राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा इन कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। यानी आपके आरक्षण भी इसमें लागू होगा। जैसे कोई ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, इनको दोस्तों मेरिट कम रहेगी, जनरल की मेरिट ज़्यादा रहेगी। मेरिट किस प्रकार निकलेगी वो भी दोस्तों मैं आगे बताने वाला हूँ। और दोस्तों, एमएससी में आपके इसमें जब आप फॉर्म भरोगे तो इसमें आपकी सिर्फ 300 रुपये शुल्क लगेगी, जो किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं की जाएगी। यानी आपको काउंसलिंग से पहले जो आपका अभी ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा उसमें सिर्फ आपको 300 रुपये ही फीस भरनी है। इसके पश्चात अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, नाम आ जाने के बाद आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो उस टाइम आपके 1 साल की फीस है वो दोस्तों लगभग 16,000 एमएससी में फीस लगती है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें दोस्तों आपके 16,000 फीस लगती है। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो उसकी कोई भी मेरिट नहीं बनती है, उसके लिए कोई भी काउंसलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन एडमिशन ले लेना है। उसकी फीस आपकी सिर्फ 7,000 रहेगी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। बाकी जिनमें प्रैक्टिकल है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी फीस है वो आपके 1 साल की 16,000 रुपये रहने वाली है। और सेकंड ईयर यानी फाइनल ईयर की भी आपके 16,000 रहेगी। इस प्रकार आपकी फीस रहेगी। अभी आपको फॉर्म में सिर्फ 300 रुपये ही फीस भरनी है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है एमएससी के लिए तो दोस्तों आपको आगे 16,000 फीस है वो दोस्तों भरनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप ये 300 रुपये भरते हो तो ये किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। और जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके दोस्तों एक बार तो फीस लग जाएगी जब आप एडमिशन लोगे 300 रुपये फॉर्म के, और सीट मिलने के बाद 16,000 रुपये आपकी ये फीस लग जाएगी। लेकिन फीस लगने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपके स्कॉलर नंबर जारी हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको बालिका दूरस्थ शिक्षा का फॉर्म भरना है। गर्ल्स स्टूडेंट को बालिका दूरस्थ शिक्षा का फॉर्म भरना है, अपनी एसएसओ आईडी ओपन करनी है, और वहाँ पर बालिका दूरस्थ शिक्षा के फॉर्म चल रहे हैं। उस फॉर्म को भरने के बाद आपकी बालिकाओं की जो फीस होती है वो दोस्तों रिफंड हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी फीस है वो आपके दोस्तों अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए दोस्तों बिल्कुल फ्री रहने वाली है, इसलिए ये मौका न छोड़ें। और दोस्तों, इसमें लिखा है कि एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी कार्यक्रमों में जो प्रवेश है वो वर्ष में एक बार यानी जनवरी सत्र में ही दोस्तों किया जाएगा। यानी जो वो प्रमोटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके भी एक ही बार एडमिशन होगा, और एमएससी फाइनल में जो भी प्रवेश लेना चाहते हैं उनका ही जनवरी सेशन में ही एक बार ही एडमिशन होगा। बाकी जो कोर्सेज होते हैं उन सब के एडमिशन है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में साल में 2 बार होते हैं, लेकिन एमएससी के लिए साल में एक बार ही होगा। और एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, इन कार्यक्रमों में लेटरल एंट्री नहीं होगी। लेटरल एंट्री का मतलब होता है किसी ने एमएससी फर्स्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर किसी और यूनिवर्सिटी से की है और अब फाइनल ईयर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से करना चाहता है, तो दोस्तों ये स्कीम है वो VMU में एमएससी के कोर्स के लिए लागू नहीं है, बाकी जितने भी कोर्स हैं उन सब के लिए ये लागू है। और दोस्तों, आपकी मेरिट है वो वरीयता का निर्धारण है वो आपकी प्रवेश योग्यता के लिए निर्धारित स्नातक उपाधि के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। यानी आपके बीएससी में जितने परसेंट बने हैं उस परसेंट के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट के
बीएससी में परसेंट एक समान है, यानी एक समान यानी पूरे के पूरे बराबर नंबर आ गए हैं, तो उसका दोस्तों निर्धारण है वो उसकी आयु और उसकी 12वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। अगर 12वीं में भी समान है तो दोस्तों 10वीं और उसकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपका जो मेरिट का निर्धारण है वो किया जाएगा। कुल मिला के इतना ही है कि आपके जितने बीएससी में परसेंट है उसके अनुसार आपकी दोस्तों मेरिट बनेगी। दोस्तों वीएमओयू के जो प्रिपरेटरी कार्यक्रम यानी बीएपी बीएससीपी, ये दोस्तों वीएमओ पहले पहले जब 10वीं और 12वीं करवाती थी यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों ऐसे कोर्स थे उनके लिए जो अंक तालिका का आधार है वो आयु से माना जाएगा, उनके अंक है वो नहीं दिए जाएंगे। और जिन स्टूडेंट ने केवीसी किए उनके सीजीपीए दिए हुए हैं तो उसके प्रतिशत का तुल्यता का निर्धारण है वो विश्वविद्यालय अपने आप अपने हिसाब से करेगा, उसमें उन्होंने कोई विवरण है वो नहीं दिया है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए कितनी सीट है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, प्रत्येक रीजनल सेंटर है, जिन्हें प्रत्येक आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पर आपके 25 विद्यार्थी की सीट है वो आवंटन के अनुरूप आपको प्रवेश दिया जाएगा। यानी जितने भी आपके आवंटित जो अध्ययन केंद्र है उस सभी अध्ययन केंद्र पर 25-25 सीट आपके लिए रखी गई है। 25 बॉटनी की, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स, 25 जूलॉजी, इस प्रकार एमएससी के लिए 25-25 सीट है वो आपके प्रत्येक अध्ययन केंद्र के लिए दोस्तों रखी गई है। और दोस्तों विद्यार्थी द्वारा इन कार्यक्रमों में किसी एक कार्यक्रम के लिए ही आवेदन कर सकता है, यानी आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ही फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि आप बॉटनी के लिए भी फॉर्म भर दें और जूलॉजी का भी फॉर्म भर दें। इस स्थिति में आपके दोनों फॉर्म है वो दोस्तों रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको एमएससी करनी है उस एक सब्जेक्ट का ही फॉर्म दोस्तों भरें। और दोस्तों जो आपके समय के भीतर दी गई अंक तालिका एवं अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा एवं बाद में दिया गया प्रमाण पत्र अस्वीकार करने की स्थिति में अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपको जो भी प्रमाण पत्र है आपके कास्ट से रिलेटेड है या फिर कोई भी आपका आरक्षण वगैरह लागू होता है तो उसका प्रमाण पत्र है आपको रेडी रखना है। और आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना, प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं करना है। यानी आवेदन पत्र आपका स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एडमिशन है वो कन्फर्म हो गया है। आपका काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही दोस्तों आपका एडमिशन है वो कंप्लीट किया जाएगा। और आवेदन पत्र है केवल ऑनलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही दोस्तों स्वीकार किया जाएगा, किसी भी प्रकार से आपसे ऑफलाइन फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों प्रवेश है वो वरीयता और सीट की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। और प्रति कार्यक्रम उपलब्ध अध्ययन केंद्रों के आधार पर अभ्यर्थी से अध्ययन केंद्रों के संबंध में उनकी प्राथमिकता ली जाएगी। यानी आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको अपने स्टडी सेंटर है उसकी आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी, आप कौन कौन से स्टडी सेंटर पर एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लो कोई जोधपुर का स्टूडेंट है तो जोधपुर स्टडी सेंटर पर एडमिशन लेना चाहता है तो आपको पहले नंबर पर जोधपुर भरना है, और आपके दूसरी पसंद मान लो जयपुर है तो जयपुर भरनी है। इस प्रकार आपको प्रेफरेंस भी भरवाई जाएगी, तो वो भी दोस्तों आपको मौका दिया जाएगा। और प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्ययन केंद्र आवंटन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। यानी आपको प्रेफरेंस में मान लो आपने पहला जोधपुर भरा है तो आपको जरूरी नहीं है कि जोधपुर ही मिले, आपको हो सकता है जोधपुर की जगह जयपुर मिले, और आपने उसमें नहीं भरा है वो भी दोस्तों आपको मिल सकता है। इसमें विश्वविद्यालय वो आपको बाध्य नहीं है कि आपको जो भरा है वही मिलेगा। और दोस्तों प्रवेश के समय अभ्यर्थी, ये मैंने बता दिया आपको, और अभ्यर्थी का अध्ययन केंद्र आवंटन सूची में नाम आने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट करने पर तय समय पर कार्यक्रम शुल्क जमा कराना होगा, अन्यथा उसका आवंटन रद्द मान लिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी का कोई भी दवा आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी जब आपका लिस्ट में नाम आ गया, यानी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है और विश्वविद्यालय ने जो तिथि दी है उस तिथि तक आपको पूर्ण डॉक्यूमेंट और पूर्ण आपकी फीस है वो जमा करवानी होगी। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपको एडमिशन किसी भी सूरत में आपको एडमिशन है वो नहीं दिया जाएगा। और प्रवेश के दौरान अथवा उसके उपरांत अभ्यर्थी के द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज कूट चरित पाए जाने पर प्रवेश निरस्त करने एवं विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा और विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यानी आप कोई गलत डॉक्यूमेंट या फिर कूट चरित का मतलब है किसी फर्जी डॉक्यूमेंट लेके अगर आप एडमिशन ले लेते हो और बाद में पता चल जाता है तो दोस्तों आपके ऊपर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप ऐसा फर्जीवाड़े करने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास रियल में इस कोर्स को करने की योग्यता है तो ही दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई करें। और दोस्तों समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम एवं प्रवेश के संबंध के लिए निर्णय विद्यार्थी के लिए मान्य होंगे। यानी समय समय पर विश्वविद्यालय जो भी निर्णय लेगा इस कोर्स के बारे में वो आपको मानने ही होंगे, इसके लिए आप बाध्य होंगे। और विश्वविद्यालय को समय समय पर डिफॉल्टर परीक्षा शुल्क और प्रायोगिक शुल्क इत्यादि में वृद्धि करने का अधिकार है। यानी ये अपनी किसी भी जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह की जो शुल्क वगैरह होती है वो अपने आप अनुसार ये बढ़ा भी सकता है, इनके पास ये अधिकार रहेगा। और विश्वविद्यालय में इन कार्यक्रम में प्रवेश के उपरांत विद्यार्थी द्वारा अध्ययन केंद्र या प्रायोगिक केंद्र के परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी आपको जो स्टडी सेंटर दिया जाएगा मेरिट के अनुसार उसको चेंज करवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रार्थना पत्र है वो आपको अपने विश्वविद्यालय को नहीं देना है। यानी आप चेंज नहीं करवा सकते हैं, आपकी मेरिट के अनुसार जो भी आपको आवंटित किया जाएगा वही आपको लेना ही होगा। और दोस्तों यह विश्वविद्यालय के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है कि किसी अध्ययन केंद्र या प्रायोगिक केंद्र पर विद्यार्थियों की कम संख्या अथवा किसी अन्य कारण से उसके आवंटित जगह पर प्रायोगिक नहीं होने पर विद्यार्थी को अन्य प्रायोगिक केंद्र पर प्रायोगिक कार्य इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। विद्यार्थी प्रवेश से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लें कि इस प्रकार का निर्णय उसे मान्य होगा, वह उस संबंध में उसका किसी भी प्रकार का दावा है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस 22वें पॉइंट का मतलब है कि दोस्तों आपके टोटल बीएससी यानी जो आपके
एमएससी में प्रैक्टिकल कैंप होते हैं, प्रैक्टिकल की क्लासेस लगती हैं, वो आपके स्टडी सेंटर पर लगती है। मान लो आपने स्टडी सेंटर जोधपुर ले लिया है और आपके जोधपुर स्टडी सेंटर पर स्टूडेंट बहुत ही कम है और आपका जोधपुर और जयपुर का जो प्रैक्टिकल कैंप है वो एक साथ जयपुर में करवाया जा सकता है। आप इसके लिए बाध्य नहीं होंगे, यानी आप इसके लिए कोई प्रार्थना पत्र वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते कि मुझे मैंने स्टडी सेंटर या प्रायोगिक के लिए सेंटर है वो जोधपुर सेलेक्ट किया है और मुझे जयपुर कैसे दे दिया। तो ये विश्वविद्यालय के पास अधिकार है, इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये पूरी जानकारी आप पढ़ लें, उसके बाद ही एडमिशन लें। अगर आपके जोधपुर में प्रैक्टिकल कैंप है तो उसको जयपुर में भी करवाया जा सकता है, ये इनके पास अधिकार है। और आपके 80 दिन का काउंसलिंग डे, यानी 80 दिन के आपका प्रैक्टिकल कैंप होगा। पर डे आपको 3 घंटे का कैंप होगा एमएससी के लिए और उसमें आपको 75% अटेंडेंस है वो दोस्तों जरूरी है, यानी 80 का 75% आपको अटेंडेंस है वो लगानी ही पड़ेगी। इसके बिना आपका रिजल्ट है वो दोस्तों अधूरा रहेगा। आप आगे प्रैक्टिकल के एग्जाम वगैरह यानी थ्योरी के एग्जाम वगैरह, थ्योरी के एग्जाम तो दे दोगे लेकिन आपके रिजल्ट में एनसी यानी नॉट क्लियर रहेगा, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप सोच समझ कर ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। आपको 80 दिन का कैंप है वो दोस्तों बहुत ही जरूरी करना पड़ेगा। और दोस्तों प्रवेश संबंधी जो भी जानकारी सूचना के लिए विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समय समय पर नियमित रूप से देखें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एमएससी एडमिशन का लिंक भी देख सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि, वरीयता सूची का प्रकाशन, काउंसलिंग तिथि, ये सब आपको वेबसाइट पर दिखाई जाएगी। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें सामान्य जानकारी दी गई है, अभ्यर्थी को जब तक अध्ययन केंद्र का आवंटन नहीं हो जाता है तब तक एमएससी कार्यक्रम फीस जमा नहीं करवाएं, अन्यथा इसके लिए आप स्वयं है वो जिम्मेदार होंगे। और दोस्तों अभ्यर्थी को काउंसलिंग में व्यक्ति जो आपकी उपस्थिति है वो आपको खुद को जाना पड़ेगा और इस हेतु निर्देशित किए जाने की स्थिति में निर्दिष्ट समय में विश्वविद्यालय मुख्यालय कोटा पर उपस्थिति देनी होगी। यानी आप फॉर्म भरोगे और काउंसलिंग जो आपके काउंसलिंग के बाद आपका मेरिट में लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको काउंसलिंग के लिए कोटा मुख्यालय यानी कोटा जिले में जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय है दोस्तों, वहाँ पर आपको जो अपने मूल दस्तावेज लिखकर उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। आप खुद को वहाँ पे जाना होगा, किसी और को आप नहीं भेज सकते हैं। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मुख्यालय कोटा पर उपस्थिति देनी होगी। मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्देशित किए जाने की स्थिति में निर्दिष्ट समय में विश्वविद्यालय मुख्यालय कोटा में उपस्थिति आपको देनी होगी। दोस्तों इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय ड्यूल डिग्री के संदर्भ में कार्यालय आदेश आवश्यक रूप से देख लेना चाहिए। यहाँ कार्यालय आदेश लगने हैं। इसका ड्यूल डिग्री का मतलब है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो दोस्तों नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 डिग्री कर रहे हैं और उसमें एक में प्रैक्टिकल है तो आप 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं। वो भी इस जो नोटिफिकेशन है वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में एक पेज दिया गया है, जिस दोस्त पर मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और प्रवेश के समय व उसके उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्देशित किए जाने की स्थिति में एकेडमिक क्रेडिट बैंक संबंधित दिशा निर्देश की पालना आपको करनी होगी। यानी आपको एबीसी आईडी है वो जरूरी है बनाना। एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा आज लिंक, आप वहाँ से देख के अपनी मोबाइल में अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं, उसके बाद ही अपना एडमिशन ले सकते हैं। एबीसी आईडी आपको बहुत ही जरूरी है बनाना। और दोस्तों कार्यक्रमों में प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या दावे की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र स्थानीय कोटा न्यायालय होगा। और ये दिशा निर्देश दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए, आपको किस प्रकार फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपको आवश्यक मूल दस्तावेज की प्रति को प्रमाणित कर स्कैन कर अपलोड करें। यदि एक ही लिंक पर यदि कोई दस्तावेज अपलोड करना हो तो उस दस्तावेज में एक से अधिक पृष्ठ है तो उसको संलग्न कर पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है। यानी आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट है, मान लो बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो उसमें अगर आपके 2 मार्कशीट है फाइनल ईयर की, किसी किसी के बैक आ जाती है या सप्लीमेंट्री एग्जाम आ जाता है तो किसी के 2 मार्कशीट है वो दोनों का एक ही पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है। और दोस्तों आप फाइनल की मार्कशीट अपलोड करोगे तो उसमें आपके 3 साल के नंबर लिखे हुए होने चाहिए। जिस मार्कशीट में आपके 3 साल के नंबर लिखे हुए हैं वो फाइनल मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और दोस्तों मूल अंक तालिकाओं की प्रतियों को प्रमाणित कर स्कैन कर अपलोड करें। स्नातक अंतिम वर्ष संयुक्त अंक तालिका के दोनों तरफ अर्थात सम्मुख और पीछे दोनों तरह का स्कैन होना आवश्यक है। यानी आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसमें आगे और पीछे दोनों के पृष्ठ का आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना है। और इंटरनेट की अंक तालिका है वो मान्य नहीं होगी, आपको ओरिजिनल मार्कशीट ही लानी पड़ेगी। यदि अभ्यर्थी ने जिस विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया है तो उस विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के ही अधिकारी यथा सहायक कुल सचिव एवं समकक्ष स्तर या उस सक्षम अधिकारी से इंटरनेट अंक तालिका वेरीफाइड कराई गई हो, जिसमें वेरीफाइड लिखा हो, अधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर विभागीय पद नाम युक्त मोहर लगी हो, तो वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्रोविजनल प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। इसमें विश्वविद्यालय का ही निर्णय मान्य होगा। वह मूल दस्तावेज यानी अंक तालिका सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को निर्देश किए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय मुख्यालय कोटा पर निर्दिष्ट समय में उपस्थिति देनी होगी। इस तरह का यदि कोई निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है तो वह विश्वविद्यालय वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे छात्रों को ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट है वो लेट आए हैं और इंटरग्रेडेड बीएससी बीएड वगैरह इनके भी रिजल्ट अभी ही आए हैं, तो उनकी मूल अंक तालिका यानी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो दोस्तों नहीं आई है। तो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपको लाना जरूरी है। जो इंटरनेट अंक तालिका है वो आपकी मान्य नहीं होगी। अगर वो इंटरनेट अंक तालिका आप मान्य करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है। आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी आपके कुल सचिव या फिर सहायक कुल सचिव जो भी है वहाँ पे आपके परीक्षा अधिकारी वगैरह है उनको दोस्तों आपका उनका हस्ताक्षर और उसकी सील है वो वहाँ पे दोस्तों आपको मार्कशीट पे लगवा के आनी है। यानी आप जो रिजल्ट डाउनलोड करते हो
जो इंटरनेट से अंक तालिका निकलती है, वो अंक तालिका आपको यूनिवर्सिटी में ले जानी है, वहाँ पे आपको लिखाना है वेरीफाइड, और उसको सचिव या फिर जो भी यहाँ पे परीक्षा का अधिकारी होता है उसका साइन करवाना है, वहाँ उसकी सील लगवानी है, और उस अधिकारी का जो भी पद नाम होता है वो आपको पद नाम वहाँ पे लिखवाना है। उसके बाद ही दोस्तों ये आपकी मार्कशीट मान्य होगी, अन्यथा आपकी इंटरनेट वाली जो मार्कशीट है वो दोस्तों आपकी मान्यता नहीं होगी। और आवेदन करते समय अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने के बाद ही आवेदन करें। और दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आपका ओबीसी, एमबीसी, एबीसी जो भी श्रेणी है या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत होने चाहिए। यदि जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एबीसी, एमबीसी 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है, वह प्राप्ति नॉन क्रीमी लेयर में आता है, तो इससे आशय का भरा हुआ शपथ पत्र भी अपलोड करें। यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 से ज़्यादा साल का पुराना है, तो आपको दोस्तों एक शपथ पत्र ही भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात एमएससी कार्यक्रम में प्रवेश 17 जनवरी 2024 में प्रवेश के लिए ओबीसी, एमबीसी, एबीसी का जाति प्रमाण पत्र 31 जनवरी 2021 के पश्चात का ही होना चाहिए। यदि ओबीसी, एमबीसी, एबीसी का जाति प्रमाण पत्र 31 जनवरी 2023 के पश्चात का है, तो जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति स्कैन कर अपलोड करें। यानी आपको जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके फॉर्म में अपलोड भी करना होगा। यदि ओबीसी, एमबीसी, एबीसी का जाति प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2021 के पश्चात का है परंतु 1 फरवरी 2023 के पूर्व का है, तो दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित स्कैन प्रति एवं शपथ पत्र की स्कैन प्रति को एक पीडीएफ में ही बनाना है और अपलोड करना है। यानी दोस्तों आपके 1 फरवरी 2023 से पहले का जाति प्रमाण पत्र बना है और 1 जनवरी 2021 के बाद का बना है, इनके बीच का बना है, तो आपको इस जाति प्रमाण पत्र का फोटो और एक शपथ पत्र का फोटो दोनों एक साथ पीडीएफ बना के, शपथ पत्र को भर के पीडीएफ बना के दोस्तों अपलोड करनी है। यदि 1 वर्ष ही पुराना है तो आपको सिंपल कोई शपथ पत्र नहीं बना है, आपका सर्टिफिकेट है वो दोस्तों अपलोड कर देना है। और दोस्तों शपथ पत्र का फॉर्मेट है वो इस पीडीएफ में नीचे दिया गया है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट निकाल के इस फॉर्म को भर के पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ओबीसी, एमबीसी श्रेणी हेतु शपथ पत्र का प्रारूप इन्हीं गाइडलाइन में उपलब्ध है और मैंने यह बता दिया कि इसमें दिया गया है। और दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है, तो आशय का भरा हुआ शपथ पत्र भी आपको अपलोड करना है। इसमें भी सेम सिस्टम है जैसे ओबीसी में था वैसा ही ईडब्ल्यूएस में है। तो दोस्तों एससी, एसटी, पीएस श्रेणी के प्रमाण पत्र है वो राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत होने चाहिए और राजस्थान राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। दोस्तों आपको मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी दोस्तों बनाना पड़ेगा एसटी, एससी और पीएस के लिए। जो भी एसटी, एससी कैटेगरी है उनको दोस्तों जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी दोस्तों होना जरूरी है। और कोई भूतपूर्व सैनिक है या रक्षा सेवा अर्धसैनिक कर्मी जो युद्ध शांति प्रक्रिया के दौरान मारे गए अथवा स्थायी रूप से विकलांग हुए, उनके जो भी संतान है तो राजस्थान के निवासी और उनके संस्थान है तो उनको डिफेंस सर्विस का आरक्षण लागू होगा और उनको सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। और दोस्तों यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में प्रवेश सत्र जुलाई 2015 या इसके बाद प्रवेश ले चुका है, तो उन प्रवेशित कार्यक्रमों के स्कॉलर संख्या आवश्यक रूप से इस ऑनलाइन फॉर्म में निर्धारित जगह पर भरें। यदि अभ्यर्थी को स्कॉलर संख्या बाद याद नहीं है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप स्टूडेंट मेन्यू में सर्च स्कॉलर नंबर बाई नेम पे क्लिक करके भी अपना स्कॉलर नंबर पता कर सकते हो। पूर्व के विद्यार्थी हैं यानी कोई जुलाई 2017 या इससे पूर्व का प्रवेश ले चुका है, पहले एडमिशन ले लिया है और दोबारा एडमिशन लेना चाहता है अभी, तो दोस्तों वो अपना स्कॉलर नंबर है वो अपने एडमिशन फॉर्म में वो जरूर भरें। और अभ्यर्थी द्वारा एमएससी प्रवेश आवेदन सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा भरे हुए प्रवेश आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले संशोधन के दावे विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। यानी आप ऑनलाइन फॉर्म पूरी सावधानी से भरें, अगर इसमें आपने कोई गलती से कुछ भी अलग भर दिया तो दोस्तों यूनिवर्सिटी इसको आपको संशोधन का कोई भी मौका है वो दोस्तों नहीं देगी। और अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी है वो अपने पास संभाल कर रखें, आपको कहीं भी अभी जमा करवाने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी आपको काउंसलिंग के टाइम ही काम पड़ेगी। और इसमें आपका स्वयं का आवेदन पत्र में स्वयं की ही अपलोड की जाने वाली रंगीन फोटो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इसमें लिखा गया आप अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, समय पर अपना फॉर्म भर दें, उसके बाद आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर वेबसाइट में कुछ 2 या 4 दिन पहले प्रॉब्लम हो जाती है, वेबसाइट नहीं चलती है, सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर इशू कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपकी वेबसाइट की यानी विश्वविद्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, आपकी खुद की जिम्मेदारी है, इसलिए समय पर अपना फॉर्म भर दें। और दोस्तों ये ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी अभ्यर्थियों के लिए घोषणा पत्र है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए शपथ पत्र है। इसमें आपको शपथ पत्र को आपको भरना है। अगर आपका शपथ पत्र 1 साल से ज़्यादा यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो इस फॉर्मेट को आपको भर के पीडीएफ के साथ कास्ट सर्टिफिकेट के पीडीएफ के साथ आपको अपलोड करना है। ये फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और दोस्तों इसमें नीचे ईडब्ल्यूएस के लिए भी फॉर्मेट दिया गया है, ये भी आपको ईडब्ल्यूएस के लिए भी भरना है अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट हुआ है ईडब्ल्यूएस का। और इसमें ये ड्यूल डिग्री का नोटिफिकेशन भी दिया गया है, इसको भी दोस्तों आप पढ़ सकते हो, मैं आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा और इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो चलो तो लाइक करना। और मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से विश्वविद्यालय की वेबसाइट आपको गूगल पे जाना है और VMOU लिख देना है, ये पहली वेबसाइट खुलेगी VMOU.ac.in। इसमें आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन सर्विस लिखा हुआ दिखाई देगा। इस ऑनलाइन सर्विस पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है
इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एमएससी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स जूलॉजी एडमिशन अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप मैथ्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी मैथ्स में तो आपको फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसमें आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको अपना कार्यक्रम सेलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको एमएससी करनी है वो सिलेक्ट करनी है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो भी आपकी फर्स्ट चॉइस स्टडी परफॉर्मेंस है, जो भी आपका कौन सा आप सेंटर लेना चाहते हैं दोस्तों इसमें आ जाएगा। कोटा में कौन कौन से है ये देख सकते हैं, कोटा क्षेत्र के आ जाएंगे। सेकंड चॉइस आप देख सकते हैं ये सीकर वगैरह जयपुर इनका आ गया दोस्तों। और थर्ड में आप जो भी आप लेना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टडी सेंटर दिए गए हैं। ये जोधपुर का भी दिया गया है, कोटा का भी दिया गया है, जयपुर का दिया है, सीकर का दिया है और बूंदी का दिया है। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप प्रेफरेंस यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी फीस दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह डेटा वगैरह जो भी आपकी एड्रेस वगैरह है वो आपको दोस्तों यहाँ पे सही एकदम जानकारी से लिखना है। पत्राचार के लिए पता है, इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी जो बुक्स वगैरह बेचती है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को इस एड्रेस पर आएगी। इसलिए आप एड्रेस है वो पत्राचार के लिए पता है वो ध्यान से लिखें। और दोस्तों ये जानकारी वगैरह आप भर देना, अपनी नॉर्मल जानकारी है, आप सब लोग इसको भर सकते हो, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं और बीएससी इन सब के डिटेल पूरी आपको भरनी है। पासिंग ईयर कितने नंबर आए, कहाँ से आपने की थी। और यहाँ पे आपको अपना योग्यता का दस्तावेज यानी आपको बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट जिसमें तीनों साल के आपको नंबर दिखाई देते हैं वो आपको अपलोड करने हैं। बाकी जिसमें यहाँ पे जानकारी लिखी गई है वो आप जो भी लिखी हुई आप पढ़ के अंडरस्टैंड पे क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। और इंस्ट्रक्शन आप दोस्तों इसमें जरूर पढ़ें, तभी आप फॉर्म को गलत नहीं कर पाओगे। या आप खुद फॉर्म नहीं भर सकते हो तो किसी मित्र सर्विस पर जाके भी आप अपना फॉर्म है वो दोस्तों भरवा सकते हो। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। वीडियो चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।